हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आपका स्वागत है न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। आज की जीएस की क्लास में हम लोग फिर से हमारा जो हमने सीरीज स्टार्ट करी आने वाले सभी एग्जाम्स के, मेनली जो एसएससी के एग्जाम्स हो रहे हैं उनके लिए, जो ये जीएस की मॉक टेस्ट की सीरीज मैं आपको करा रहा हूँ, तो ये रहेगा उसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज। तो आपको ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन आएगा आपके सामने की द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो मीन्स, यानी मोहनजोदारो का लोकल नेम क्या था ये, और किस नाम से मोहनजोदारो को जानते हैं। तो इसका सही आंसर बनेगा माउंट ऑफ द डेड। इसका आंसर सही बनेगा 3, माउंट ऑफ द डेड। मृतकों का टीला बोला जाता है मोहनजोदारो को, ये आपको पता होना चाहिए। माउंट ऑफ द डेड ही नाम दिया जाता है मोहनजोदारो को। एक और नाम है इसका, उसको याद रखना आप लोग, इसको बोलते हैं ओवेसिस ऑफ सिंध, यानी सिंध में उपजाऊ भूमि, इस नाम से भी जानते हैं हम मोहनजोदारो को। मोहनजोदारो की जो लोकेशन हमें देखने को मिलती है वो सिंध, यानी उस टाइम पंजाब होता था, आज के टाइम पर जो ये पाकिस्तान वाले एरिया में चला गया, सिंध पाकिस्तान। आपको पता होना चाहिए मोहनजोदारो की जो डिस्कवरी है वो कौन से पर्सन ने करी है। तो मोहनजोदारो खोजा जाता है इन द ईयर 1922 बाय आर.डी. बनर्जी, रखलदास बनर्जी के द्वारा। रखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में ढूंढा गया मोहनजोदारो शहर। ये था इंडस नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर के किनारे ढूंढा जाता है मोहनजोदारो शहर। इतनी बात आपको याद रखनी है। मोहनजोदारो में भी बहुत सारी चीज देखने को मिलती है, जैसे कि ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ हमें मोहनजोदारो में देखने को मिला। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की इमेज हमें यहाँ पर देखने को मिली। बेयर्डेड मैन, बेयर्डेड मैन की फोटो हमें देखने को मिलती है। पशुपति महादेव की सील, पशुपति महादेव की सील हमें देखने को मिली मोहनजोदारो में। ये सारी बातें आपको याद रखनी मोहनजोदारो से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, विच अमंग द फॉलोइंग गैसेस इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस, यानी लाफिंग गैस के नाम से हम इनमें से किस गैस को जानते हैं। तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग जानते हैं लाफिंग गैस के लिए। NO यानी नाइट्रस ऑक्साइड को हम जानते हैं लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड को और जैसे कि हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है एज अ एनेस्थीसिया, जो कि जब सर्जरी करने के लिए किसी पर्सन या पेशेंट को बेहोश किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसमें भी यूज होती है नाइट्रस ऑक्साइड एज एनेस्थीसिया। ओके, ये बातें आपको याद रखनी है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में एक बात याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड की ब्लड के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ब्लड के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की 200 टाइम्स, यानी बहुत ज्यादा। इसलिए बोलते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा रिलीज नहीं होनी चाहिए, ऐसी जगह पर हमें ज्यादा नहीं रुकना चाहिए जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिले, वो हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा रूप या ज्यादा तेजी से हो जाती है कंबाइन। ओके, इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस, यानी किसी राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर को उनकी सीट से, उनके ऑफिस से कब हटाया जा सकता है, कब रिमूव किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर बनेगा बाय द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी आपसे कोई गवर्नर का टाइम पीरियड पूछे या फिर टेन्योर पूछे, टेन्योर टर्म पूछे, तो एक ही आंसर करोगे आप लोग, ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, प्रेसिडेंट चाहेंगे, तब तक गवर्नर अपनी सीट पर यानी अपने ऑफिस पर बने रहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। गवर्नर का जो आर्टिकल है वो है 153। आर्टिकल नंबर 153 बताता है हमें गवर्नर के बारे में। 154 बताता है गवर्नर की एग्जीक्यूटिव के पावर्स के बारे में, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर के बारे में। 155 हमें बताता है इलेक्शंस के बारे में, इलेक्शन ऑफ गवर्नर के बारे में। ओके, इतनी बातें आपको याद रखनी है।
गवर्नर का टाइम पीरियड आप लोग याद रखेंगे। गवर्नर का जो पार्डन पावर है उसका नंबर आर्टिकल है 161। आर्टिकल 161 बताता है हमें पार्डन पावर ऑफ गवर्नर। जैसा कि पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट हमें बताता है आर्टिकल नंबर 72। ये पार्डन पावर यानी समाधान शक्तियां, पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट हमें बताता है आर्टिकल नंबर 72, और गवर्नर का आर्टिकल जो कि समाधान शक्तियां हैं वो है 161 आर्टिकल के अंदर। एक बात याद रखना, हमारे प्रेसिडेंट के पास एक जितनी भी पार्डन पावर होती है हमारे देश में बस दी गई है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को, बट जो प्रेसिडेंट है वो डेथ पेनल्टी को भी माफ कर सकता है, जो फांसी की सजा है उसको भी माफ किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, पर गवर्नर के पास डेथ पेनल्टी को माफ करने की अनुमति नहीं है। यानी डेथ पेनल्टी को गवर्नर माफ नहीं कर सकता, सिर्फ माफ कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ओके, इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक मुद्रा राक्षस, यानी मुद्रा राक्षस नाम की बुक इनमें से किस पर्सन ने लिखी है? तो सही उत्तर बनेगा, सही आंसर बनेगा विशाख दत्त। विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई बुक मुद्रा राक्षस, जो कि बताती है मौर्यन एम्पायर के बारे में, मौर्यंस के बारे में, मौर्यन के बारे में बताती है हमें बुक मुद्रा राक्षस। मौर्यंस के टाइम पर और भी बुक लिखी गई जैसे कि इंडिका या फिर अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र लिखी गई कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा। अर्थशास्त्र बुक लिखी जाती है कौटिल्य, कौटिल्य को जानते हैं हम लोग चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से, इंडियन माइकेवेली के नाम से, और जो इंडिका बुक है वो लिखी जाती है मेगास्थनीज द्वारा, मेगास्थनीज द्वारा। मेगास्थनीज एक ग्रीक से आया हुआ एम्बेसडर है, ये ग्रीक पर्सन है जो कि इंडिया में आया था। ओके, मौर्यंस की बात करें तो मौर्यंस के फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य। ये इन्होंने मौर्यंस के फाउंडेशन करके चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा के, इन्होंने डिफीट किया धनानंद को, धनानंद को हरा के मौर्यन एम्पायर की शुरुआत करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य बाय द हेल्प ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य, कौटिल्य इनके आप लोग बोल सकते हो प्राइम मिनिस्टर थे, इनकी हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट किया मौर्यन वंश। ओके, इतनी बात याद रखनी है आपको। कालिदास की कुछ बुक्स के नाम आप लोग बस याद कर लो। मुद्रा कालिदास की बुक्स के नाम है जैसे कि कुमार संभवम, मेघदूतम, ये बुक्स याद रखना बाय कालिदास। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म वाज डेवलप्ड, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म? तो ये मैं आपको पहले भी काफी बार करा ही चुका हूँ। ये क्लासिकल डांस है हमारा मोहिनीअट्टम, ये बिलोंग करता है केरला स्टेट से। हमारे क्लासिकल डांसेस देखने को मिलते हैं 8 ही नंबर, हम सभी के बारे में पढ़ चुके हैं जैसे कि कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, फोर्थ भरतनाट्यम, उड़ीसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी एंड सतरिया। ये 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। सभी पता होना चाहिए आपको कौन सी स्टेट से है। कथक जैसे कि हमें देखने को मिलता है यूपी या फिर नॉर्थ इंडिया में, कथकली एंड मोहिनीअट्टम दोनों ही हमें देखने को मिलते हैं केरला के अंदर, भरतनाट्यम तमिलनाडु, उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सतरिया असम। इन सभी डांस फॉर्म के बारे में पता लगता है एक बुक जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र नाम की बुक लिखी गई है भरत मुनि द्वारा, भरत मुनि। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ आपकी हो रहा है रिवीजन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान एस्टेब्लिश्ड अ डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवाने आमिर कोही। दीवाने आमिर कोही नाम का एक डिपार्टमेंट है
जो कि बेस्ड एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। दीवाने आमिर को ही एक एग्रीकल्चरल पे बेस्ड डिपार्टमेंट है। तो ये कौन से सुल्तान ने स्टार्ट किया था? ये बात हो रही है दिल्ली सल्तनत के टाइम पर कौन से सुल्तान ने दीवाने आमिर को ही स्टार्ट किया? तो ये इसका सही आंसर बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी यानी जिसको हम लोग बोलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया दीवाने आमिर को ही नाम का एक डिपार्टमेंट, जो कि एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। ओके, इतनी बात आपको याद रखनी है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश से बिलोंग करता है। इनके तुगलक वंश के जो फाउंडर है वो जीएसटी को हम लोग बोलते हैं गयासुद्दीन तुगलक, फाउंडर ऑफ तुगलक वंश। उनके ही सन है ये देखने को मिलता है हमें मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते हैं हम लोग वाइजेस्ट फूल, पढ़ा लिखा मूर्ख बोलते हैं। कुछ 5 काम ऐसे किए मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कि ये करना अच्छे चाह रहा है, बट कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, यानी जितने भी प्लान करे गए सारे के सारे फेल हुए। इस वजह से इनको पढ़ा लिखा भी बोला जाता है और मूर्ख भी बोला जाता है। 5 काम वो क्या थे, जैसे कि इन्होंने बात करी दोआब में टैक्स लगाना। दोआब में टैक्स लगाया। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का जो एरिया होता है। मान लो कोई 2 नदियां मिलती है, उनके बीच के एरिया को बोलते हैं हम लोग दोआब। इन्होंने दोआब में टैक्स लगाया और ऐसे टाइम पर टैक्स लगाया जहां वहां पर सूखे पड़े हुए थे। तो ये प्लान रहा इनका फेल्ड। दूसरा बात करें तो इन्होंने टोकन करेंसी जारी कर दी। टोकन करेंसी इन्होंने खुद की जारी कर दी, यानी जितने भी मेटल कॉइन थे वो अपने घर मंगा लिए और टोकन में करेंसी जारी करी, जो कि लोगों ने अपने घर ही बना ली। तो ये प्लान भी इनका रहता है फेल्ड। तीसरा काम करा इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। दिल्ली से ये कैपिटल शिफ्ट करता है महाराष्ट्र में, जिसका नाम है देवगिरी। देवगिरी कैपिटल शिफ्ट करता है, यानी पूरी की पूरी दिल्ली अपनी कैपिटल को उठा के ले जाता है कि भाई चलो हमें देवगिरी में। चाह तो अच्छा रहा था क्योंकि इन्होंने एक्सपेंड करना था, नॉर्थ से अब लोग जाना चाह रहे हैं साउथ की तरफ, पर यह प्लान भी इनका रहता है फेल्ड। फोर्थ है कराचिल एक्सपीडिशन, यानी कराचिल या जो चाइना से आने वाले जो सोल्जर्स थे उनको बोलता है मैं सबक सिखाऊंगा। इन्होंने फोर्स तैयार करी, बट ये प्लान भी रहता है इनका फेल्ड, क्योंकि इन्होंने ऐसे टाइम पर आक्रमण करने का डिसाइड करा जब हो रही थी बारिश, रेनफॉल के टाइम पर। तो ये प्लान रहता है इनका फेल्ड। फिफ्थ था इनका जो फेल्ड रहा उसको बोलते हैं हम खुरासन एक्सपीडिशन। खुरासन में क्या करा? खुरासन में अफगानिस्तान की तरफ ये बोलता है कि हम लोग उनको डिफीट करने जाएंगे। फिर से न्यू आर्मी भर्ती करता है, उनको खाना देता है, सैलरी देता है, बट फिर से ये प्लान कर देता है कैंसिल लास्ट में चल के। और ये सारे काम रहते हैं फेल्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक, इसलिए इनको जानते हैं वाइजेस्ट फूल के नाम से। और कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सबसे पहली बार जो इरिगेशन पे लोन देना स्टार्ट किया। इरिगेशन पे लोन देना सबसे पहली बार स्टार्ट किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इरिगेशन डिपार्टमेंट को सबसे अच्छे किसने संभाला, तो इरिगेशन जो डिपार्टमेंट है वो सेटअप किया बाय फिरोज शाह तुगलक। इरिगेशन डिपार्टमेंट सेटअप किया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। पर इरिगेशन में सबसे पहली बार लोन दिए एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। इन इरिगेशन लोन का नाम था तकवी लोन्स। तकवी लोन्स के नाम से जानते हैं इसको। पर फिरोज शाह तुगलक आता है, डिपार्टमेंट सेट करता है और तकवी लोन्स को कर देता है खत्म। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इन्होंने जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन यानी रिपेयरमेंट, कुतुब मीनार पे गिर जाती है बिजली गिरने के कारण उसकी जो रिपेयरमेंट है, कुतुब मीनार को रिपेयर कराने का काम कराया फिरोज शाह तुगलक ने। 2 स्टोरी और आगे बढ़ा दिया, यानी 5 स्टोरीज तक कुतुब मीनार को बनाने का काम किया फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार की आप लोग हाइट याद रखना 73 मीटर्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फिरोज शाह तुगलक के भी डिपार्टमेंट आप लोग कुछ याद रख लो, जैसे कि दीवाने बंदगन। इसमें दीवाने बंदगन में ये रखता है स्लेव रखने का बहुत ही शौकीन है फिरोज शाह तुगलक। एक और डिपार्टमेंट जारी करता है दीवाने खैरात।
दीवाने खैरात में कराता है, ये गरीब लड़कियों की शादियां यानी डोनेशन करता है। तो ये डिपार्टमेंट दोनों है फिरोज शाह तुगलक के, एक दीवाने बंदगन, दीवाने खैरात। दीवाने बंदगन में रखता है स्लेव रखने का बड़ा शौकीन था, और खैरात में कराता है गरीब लड़कियों की शादियां। तो ये दो डिपार्टमेंट आप लोग याद रखें फिरोज शाह तुगलक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गोइटर, यानी कौन सी चीज की डेफिशिएंसी से गोइटर गेंगा नाम की बीमारी हो जाती है। तो ये है आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें देखने को मिलती है गेंगा, जिसको बोलते हैं गाइटर नाम की बीमारी, डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। ओके, डेफिशिएंसी है हमारे आयोडीन की कमी से। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखें। विटामिन सी, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्कोर्बिक एसिड, विटामिन सी को जानते हैं हम एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से जो डेफिशिएंसी या बीमारी होती है उसको बोलते हैं स्कर्वी के नाम से। इसमें या फिर ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से ब्लड आना, ये सब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, उसको जानते हैं हम लोग एस्कोर्बिक एसिड। मैंने आपको बताया था कि विटामिन दो तरीके के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल, दूसरे होते हैं फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल है बी एंड सी, बी सी वर्ड से याद रखोगे, बी सी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, इससे आप लोग याद करना है सिर्फ। फैट सोल्यूबल है कीड़ा वर्ड, कीड़ा वर्ड से याद रख लेना। फैट सोल्यूबल होते हैं विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, ये है फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल देखने को मिलते हैं बी एंड सी। ओके, कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन हमें देखने को मिलता है विटामिन डी, इसके अंदर होता है कैल्शियम कंटेनिंग, कैल्शियम जो कि अच्छा है हमारी बोन हेल्थ के लिए। विटामिन डी का सोर्स आपसे पूछा है तो सबसे मेन सोर्स है विटामिन डी का सनलाइट और फिश ऑयल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच फोर्स हेल्प स्विमर फ्लोट इन वाटर, कौन सी फोर्स है जो कि स्विमर्स को अलाउ करती है यानी हेल्प करती है फ्लोट करने में, तैरने में, कौन सी इनमें से कौन सी फोर्स है जो कि स्विमर्स को तैरने में हेल्प करती है। तो वो है बोयेंट फोर्स, बोयेंसी फोर्स। दो टाइप की फोर्स होती है, जैसे कि हम वाटर लेवल मान लो आप लोग इसको, ये वाटर लेवल मान लो, इसके नीचे वाटर भरा है, तो दो फोर्स होती है, एक तो ग्रेविटी, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई स्विमर है जो कि तैर रहा है, दो चीज इस पर अप्लाई होंगी, एक तो ग्रेविटी, ग्रेविटी इसको खींचेगी नीचे की तरफ, और दूसरी फोर्स जो होती है वो होती है बोयेंसी फोर्स, बोयेंसी फोर्स उठाएगी इसको ऊपर की तरफ। वाटर जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है परपेंडिकुलरी ऊपर, उसको बोलते हैं हम लोग बोयेंट फोर्स। ओके, ये बोयेंट फोर्स हेल्प करेगी स्विमर को ऊपर यानी फ्लोट करने में, तैरने में। तब याद रखना है बोयेंसी फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी की फोर्स ज्यादा होगी बोयेंसी फोर्स से, बोयेंट फोर्स से, तो ये ऑब्जेक्ट है ये हो जाएगा सबमर्ज यानी डूब जाएगा। अगर बोयेंट फोर्स ज्यादा है तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो फ्लोट करता रहेगा। ओके, ये बातें आपको याद रखनी है। तो स्विमर को हेल्प करता है बोयेंसी फोर्स, बोयेंट फोर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज कनेक्टेड विद, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इनमें से किस चीज से रिलेटेड है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन होता है ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के डिप्लीशन के बारे में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो साइन हुआ। मॉन्ट्रियल एक सिटी है कनाडा के अंदर, कनाडा देश में एक सिटी है मॉन्ट्रियल, वहां पर ओजोन की डिप्लीशन को लेके, और ये होता है इन द ईयर 1987, और ये डेट थी 16 सितंबर। तब से डिसाइड हुआ कि हर 16 सितंबर यानी एवरी ईयर 16 सितंबर को मनाया जाएगा ओजोन डे, ओजोन डे के नाम से। ओके, तो आपको बात याद रखनी है ये। ओजोन लेयर के बारे में आपको बताना चाहिए। ओजोन जो लेयर है मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेयर में कौन सी लेयर के अंदर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर देखने को मिलती है हमें ओजोन लेयर, जो कि हमें बचाने का काम करती है हार्मफुल यूवी रेज से, जो कि यूवी रेज एमिट करी जा रही है सन के द्वारा, उससे बचाने का काम करती है हमें ओजोन लेयर, और होती है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। ओजोन लेयर से कुछ बातें और आप लोग ध्यान रखो, जैसे कि एटमॉस्फेयर में आपको याद है, इसको मान लो आप लोग अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है। जो फर्स्ट लेयर हमने एटमॉस्फेयर की पढ़ी थी वो थी ट्रोपोस्फेयर, जो सेकंड लेयर हमने पढ़ी थी वो आपको याद होगी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ही हमें ओजोन लेयर मेनली देखने को मिलती है। मान लो ये है हमारी ओजोन लेयर,
मेनली ओजोन लेयर हमें देखने को मिलती है, और ओजोन लेयर करीब होती है 50 किलोमीटर की हाइट पर, अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर की हाइट पर हमें देखने को मिलती है ओजोन लेयर। दो टाइप की ओजोन होती है, आप लोग बात याद रखना। ओजोन हमें देखने को मिलती है दो टाइप, एक होती है गुड ओजोन, दूसरा हमें देखने को मिलता है बैड ओजोन। जो गुड ओजोन होता है वो तो हमें देखने को मिलता है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। गुड ओजोन जो लेयर है वो हमें देखने को मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, जो कि वही है जो हमें बचाने का काम कर रही है हार्मफुल रेज, जो सन के द्वारा यूवी रेज आ रही हैं उनसे बचाने का काम करती है गुड ओजोन, इसलिए बोलते हैं हम इसको गुड ओजोन के नाम से। जो बैड ओजोन है उसके बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखो आप लोग। बैड ओजोन को जानते हैं हम लोग, बैड ओजोन हमें देखने को मिलेगी ट्रोपोस्फीयर के अंदर। ट्रोपोस्फीयर के अंदर हमें देखने को मिलेगी बैड ओजोन, यानी यहां पर हमें देखने को मिलेगी ये बैड ओजोन। बैड ओजोन क्या है? जितना भी पोल्यूशन डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होंगी, जो कि सरफेस से जितना भी डस्ट पार्टिकल्स, फैक्ट्रियों से जितना भी स्मोक धुआं वगैरह निकलेगा, डस्ट पार्टिकल्स है, उनको ये बैड ओजोन कर लेता है ट्रैप। यानी जितना भी ये पोल्यूशन डस्ट पार्टिकल्स हैं, फैक्ट्रीज इंडस्ट्री से जो निकला हुआ स्मोक एसिड है, वो सब जो बैड ओजोन के कारण ट्रोपोस्फीयर में ही हो जाता है, कैप्चर हो जाता है, यानी पकड़ के रख लिया जाता है। और जो फर्स्ट बारिश होती है, जो बोलते हैं हम लोग कि जो पहली बारिश हुई, तो जब बारिश होगी ट्रोपोस्फीयर में, तो ये जो बैड ओजोन की वजह से जितना भी डस्ट पार्टिकल्स पोल्यूशन वगैरह है, वही एसिड फॉर्म में बारिश के रूप में आता है अर्थ सरफेस पे। तो इसलिए बोलते हैं कि जो पहली बारिश होती है वो होती है एसिड रेन। एसिड रेन हुई क्योंकि बैड ओजोन ने जितना भी डस्ट पार्टिकल्स है उनको बाहर जाने नहीं दिया। ओके, बैड ओजोन आप लोग याद रखना, गुड ओजोन याद रखना। जो एसिड रेन में बोलते हैं कि भाई एसिड ही बरसता ऊपर से, तो आप लोग याद रखना सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड हमें देखने को मिलता है H2SO4 और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, ये हमें देखने को मिलता है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। ओके, एसिड रेन का फिनोमेना आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं, एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रिप्रेजेंटेड बाय। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने रिप्रेजेंट किया? तो ये है एमके गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट करते हैं आईएनसी को। आपको पता होगी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट होती है इन द ईयर 1930, सेकंड होती है 1931 और थर्ड होती है 1932। तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिली, गोलमेज सम्मेलन जिसको बोला गया, और ये सभी हो रही थी लंदन के अंदर। सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में। तो पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, आईएनसी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है उस टाइम पर कंट्री की, तो उन्होंने बाइकआउट करा हमारी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, आईएनसी ने कर दिया बॉयकॉट, यानी आईएनसी गई ही नहीं पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो फिर क्या होता है, 5 मार्च 1931 को, आप लोग याद रखना, इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं या फिर इसको जानते हैं हम लोग गांधी इरविन पैक्ट के नाम से। गांधी और इरविन जो उस टाइम पर इंडिया का वाइसरॉय था, गांधी इरविन पैक्ट हमें देखने को मिला मार्च 1931। इसमें गांधी इरविन पैक्ट में बात करेगी, कुछ डिमांड गांधी जी ने रखी, कुछ डिमांड रखी इरविन ने। इरविन बोलता है कि आपको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके पार्टिसिपेट करना है, और गांधी जी बोलते हैं जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स अंग्रेजों ने पकड़ रखे उनको छोड़ दिया जाए। गांधी और इरविन के द्वारा डिमांड रखी गई कि जो सीडीएम है, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है, उसको खत्म किया जाए, उसको सस्पेंड किया जाए। तो कुछ बातें गांधी जी ने मानी, कुछ बात इरविन ने मानी। तो इस पैक्ट के बाद जो आईएनसी यानी गांधी जी गए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और आईएनसी को रिप्रेजेंट किया गांधी जी द्वारा। कौन से पैक्ट के बाद आपको याद रखना है, गांधी इरविन पैक्ट, जो कि होता है इन द ईयर 1931। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वुमेन्स की तरफ से कौन था आईएनसी में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो वुमेन को किसने रिप्रेजेंट किया आईएनसी की तरफ से, तो उनका नाम है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने रिप्रेजेंट किया वुमेन सेक्शन को इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है।
अगर आपसे पूछा जाए कौन वो पर्सन है जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से भाग लिया, तो बी आर अम्बेडकर का नाम आपको याद रखना है। बी आर अम्बेडकर, और एक और नाम याद रखना, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू, ये दो ऐसे पर्सन है जिन्होंने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। ठीक है, ओके, चलो बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, द मैकमोहन लाइन इज लाइन एग्रीड बाय ब्रिटेन एंड तिब्बत इन पार्ट ऑफ शिमला अकॉर्ड। यानी जो हमें मैकमोहन लाइन देखने को मिली उस टाइम पर जो ब्रिटेन, ये कौन से ईयर में, ये जो ट्रीटी है कौन से ईयर में मैकमोहन लाइन को खींचा गया। मैकमोहन लाइन हमें देखने को मिलती है इंडिया एंड चाइना के बीच। इंडिया और चाइना को डिवाइड, यानी इंडिया और चाइना को अलग करने वाली लाइन का नाम ही मैकमोहन लाइन है। और ये मैकमोहन लाइन खींची जाती है इन द ईयर 1914। 1914 में देखने को मिलती है मैकमोहन लाइन, इंडिया और चाइना के बीच। इंडिया और चाइना की बाउंड्री को अलग करने वाली लाइन है मैकमोहन लाइन। ये बातें आपको याद रखनी है। ओके, चलो, इंडिया और पाकिस्तान को जो लाइन अलग करती है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन हमें देखने को मिलती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर्ट्स इज पॉपुलराइज्ड बाय उस्ताद अल्लाह राखा कुरैशी। उस्ताद अल्लाह राखा कुरैशी इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो सही आंसर बनेगा इसका तबला। उस्ताद अल्लाह राखा कुरैशी तबला। ठीक है, तबला से बिलोंग करते हैं, यानी तबला से रिलेटेड है हमारे उस्ताद अल्लाह राखा कुरैशी। एक और नाम आपको याद रखना है, इनके जो बेटे हैं जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन इन्हीं के सन है, ये भी हमारे तबला से रिलेटेड है। ठीक है, सैनाई से आपको याद रखना है बिस्मिल्लाह खान का नाम। बिस्मिल्लाह खान का नाम आपको याद रखना है सैनाई से। संतूर से आपको याद रख सकते हो उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान। फ्लूट से आप लोग को याद रखना है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का नाम फ्लूट से। उस्ताद अमजद अली खान संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा भी संतूर। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है आपको। चलो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट एडॉप्ट किया गया कौन से स्ट्रगल के दौरान? स्वदेशी और बाइकॉट अपनाया जाता है जब हमें इंडिया में देखने को मिला बंगाल पार्टीशन, एट द टाइम ऑफ बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट में ही हमें देखने को मिलता है स्वराज एंड बाइकॉट मूवमेंट इन इंडिया। बंगाल पार्टीशन होता है 16 अक्टूबर 1905। जो रिस्पॉन्सिबल है जिन्होंने बंगाल पार्टीशन करा उसका नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को घोषित किया जाता है बंगाल का पार्टीशन, यानी बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। पूरा बड़ा बंगाल था उसको वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया गया, जहाँ पर ईस्ट बंगाल में भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है और वेस्ट बंगाल में हिंदूज की पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, इनका जो मेन एम था बंगाल पार्टीशन करके वो ये चाह रहे थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को अलग करना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को डिवाइड करना इनका मेन एम था बंगाल पार्टीशन का। बट इन्होंने जो अपना बहाना बनाया कि हमने बंगाल पार्टीशन क्यों किया, तो उसके लिए इन्होंने बात करी कि बंगाल एक बहुत बड़ा एरिया है, उसको संभालना मुश्किल हो रहा है अंग्रेजों के लिए, तो इसलिए उसको डिवाइड किया जा रहा है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। बंगाल पार्टीशन
बंगाल पार्टीशन को वापस भी ले लिया गया था जब दिल्ली दरबार थर्ड में देखने को मिलता है इन द ईयर 1911 1911 में बंगाल पार्टीशन को विड्रॉल कर लिया जाता है, यानी वापस ले लिया जाता है बंगाल पार्टीशन को, खारिज करने का काम किया गया 1911 में। ठीक है, बंगाल पार्टीशन के टाइम पर हमें देखने को मिला स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट, यानी लोगों ने प्रोटेस्ट करा, स्वदेशी अपनाने का यहाँ पर चलन स्टार्ट हुआ, बाइकआउट करा फॉरेन गुड्स को, खुद की चीजें यहाँ पर प्रमोट करी गई इंडियंस के द्वारा। यहाँ पर पहली बार यानी फ्रीडम स्ट्रगल में रक्षाबंधन भी मनाया गया, बंगाल पार्टीशन के टाइम पर ही रक्षाबंधन में देखने को मिला। यहाँ पर जो पर्सन हिंदू मुस्लिम्स ने एक दूसरे को राखियां बांध के अपनी यूनिटी दिखाई बंगाल पार्टीशन के टाइम पर ही। ओके, ये बात याद रखना बस। होम रूल लीग की बात करें तो होम रूल लीग स्टार्ट होती है इन द ईयर 1916 बाय बाल गंगाधर तिलक एंड दूसरी पर्सन जो थी वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इन दोनों पर्सन के द्वारा चलाई जाती है होम रूल लीग मूवमेंट। बाल गंगाधर तिलक अपने हेडक्वार्टर बनाते हैं पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग के अपने हेडक्वार्टर बनाए मद्रास, अदियार, अदियार याद रखना, अदियार में देखने को मिलता है मद्रास में, मद्रास अदियार में हेडक्वार्टर बनाती है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक आयरलैंड से आई हुई लेडी है जो कि इंडियन स्ट्रगल में हिस्सा ले रही हैं। इसी मोमेंट के दौरान इन दोनों के द्वारा कुछ मैगजीन चलाई गई। बाल गंगाधर तिलक ने 2 मैगजीन चलाई, एक थी केसरी, दूसरी मराठा, केसरी एंड मराठा। जो मराठी थी वो इंग्लिश भाषा में, केसरी जो है वो मराठी भाषा में। एनी बेसेंट की मैगजीन का नाम याद रखना, यानी न्यूज़पेपर का नाम याद रखना, कॉमनवील, कॉमनवील एंड न्यू इंडिया, कॉमनवील एंड न्यू इंडिया। ये 2 पेपर चलाए एनी बेसेंट के द्वारा और 2 मैगजीन चलाई गई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, केसरी एंड मराठा। ओके, नॉन कोऑपरेशन के मूवमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये स्टार्ट होती है 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन। विजिट ऑफ साइमन कमीशन इंडिया में आता है इन द ईयर 1928। साइमन कमीशन बनता 1927 को है बट इंडिया में आता है 1928 में। साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे, सारे के सारे व्हाइट मेंबर्स हमें देखने को मिले, यानी कोई भी इंडियन साइमन कमीशन में नहीं था, इसलिए स्टार्ट हो जाता है बाइकआउट ऑफ साइमन। साइमन कमीशन के अगेंस्ट में बहुत प्रोटेस्ट होते हैं, उस प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज से डेथ हो जाती है लाला लाजपत राय की, जो कि फिर भगत सिंह और बदला लेते हैं लाला लाजपत राय की मौत का। ओके, ये सभी बातें आपको याद रखनी है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड। सत्यशोधक समाज किसके द्वारा बनाया गया है? तो सत्यशोधक समाज बनता है कहाँ और ये है क्या? तो ये था एक एंटी कास्ट मूवमेंट था महाराष्ट्र के अंदर, सत्यशोधक समाज बनाया गया बाय ज्योतिबा राव फुले, ज्योतिबा राव फुले द्वारा, जो कि एक माली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, गार्डनर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ज्योतिबा फुले इनके द्वारा चला जाता है इन द ईयर 1873 में सत्यशोधक समाज। इनकी एक बुक का नाम आप लोग याद रखना, गुलामगिरी, गुलामगिरी नाम की बुक भी लिखते हैं ज्योतिबा राव फुले। ठीक है, इन्होंने काम किया डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, ये था आपका आज का मॉक टेस्ट की सीरीज का पार्ट 2, मतलब पार्ट नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, तो आप लोग जुड़े रहे न्यू लक्ष्य एकेडमी के साथ। ये सीरीज आपकी, अगर सिर्फ आप लोग इस सीरीज को यानी इन मॉक टेस्ट को ही रिवाइज करोगे बार बार, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बार बार आप लोग इसको रिवाइज करें, पढ़ते रहें। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।